हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लास्ट चैप्टर कवर करेंगे। चैप्टर का नेम है बैंक और कार्यालयों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि बैंकों में किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ की जाती है ना। अब उसमें क्या है कि बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली का महत्व। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली का महत्व क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो शब्दावली होती है ये सेवाओं, लेन देन, बैंकिंग उत्पादों और अन्य वित्तीय क्रियाओं की समझ को बढ़ाती है और सामान्य लोगों को इस विशेष क्षेत्र से सचेत करती है। पारिभाषिक शब्दावली के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सही तरीके से संवाद कर सके और अपनी आवश्यकताओं को समझा सके। ठीक है, और ये पारिभाषिक शब्दावली जो है शिक्षा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होती है। इसमें बैंकिंग उत्पादों की जानकारी में वृद्धि करने के लिए शब्दावली आवश्यक है। इसमें वित्तीय शिक्षा के माध्यम से लोग अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्थ होते हैं और बैंकों से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए भी सक्षम होते हैं। यह व्यापारिक, बैंकिंग, निवेश और अन्य वित्तीय क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि वो अपने ग्राहकों और साझेदारों के साथ सही ढंग से बात कर सकें और सही निर्णय ले सकें। ठीक है, बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली जिसे हम वित्तीय शास्त्र और बैंकिंग क्षेत्र में अच्छे से समझ सकते हैं, विभिन्न शब्दों और अभिव्यक्तियों की समृद्धि से भरा हुआ ही संग्रह होता है। इसको समझ के लिए हम बैंकिंग में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द दिए जा रहे हैं। जैसे है आपका खाता संबंधी शब्दावली। सबसे पहले आता है बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट। इसमें क्या है, ये वो खाता होता है जिसमें हमारी जो भी हम अपनी राशि को सेव करते हैं, है ना, जिसमें और उस सेविंग अकाउंट पर हमें मिलता है ब्याज। ये एक ऐसा अकाउंट है जो कि हमारे लिए सुरक्षित और लाभकारी विकल्प है। चालू खाता माने करंट अकाउंट। ये क्या होता है कि ये एक ऐसा खाता है जिसमें बड़ी मात्रा में लेन देन की सुविधा होती है ना, और ये लेन देन के लिए सबसे उपयुक्त हमारा अकाउंट होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट, ये निश्चित समयावधि के लिए बैंक में जमा की हुई राशि होती है जिस पे हमें एक अच्छा ब्याज मिलता है और ये हमारे लिए एक सुरक्षित निवेश विकल्प है। आवर्ती जमा यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट, ये एक ऐसी नियमित अंतराल पर निश्चित जमा करने की सुविधा है इसमें, जिसमें अंत में ब्याज सहित पूरी राशि आपको वापस मिल जाती है। ठीक है, मंथली इनकम स्कीम क्या होती है, यानी कि मासिक आय योजना। इसमें नियमित अंतराल पर जमा की गई राशि पर मासिक ब्याज प्राप्त होता है। पेंशन योजना क्या होती है, जो भी इंसान वृद्ध हो जाते हैं वो अपना जीवन बिताने के लिए उन्हें एक राशि प्रदान की जाती है जिसमें नियमित दिनचर्या के लिए भी धन जमा किया जा सकता है। स्टूडेंट सेविंग अकाउंट क्या होता है, छात्रों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ खाता जिससे वह बचत और वित्तीय गुणवत्ता की अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। वेतन खाता यानी कि सैलरी अकाउंट, ये क्या होता है, जिसमें वेतन, क्रेडिट और अन्य लाभ इसमें शामिल होते हैं। संपत्ति बैंकिंग यानी वेल्थ बैंकिंग क्या होती है, एक ऐसी विशेष रूप से बड़ी धनराशि अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए है जिसमें धन को सुरक्षित रखने के लिए और वृद्धि करने में मदद मिलती है। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस बीमा धारक के परिवार को उनकी मृत्यु के बाद वित्तीय समर्थन सुनिश्चित करता है। अब आता है आपका लेन देन संबंधी शब्दावली। इसमें क्या है, नेफ्ट है आपका या और आरटीजीएस है, आईएमपीएस है, चेक है ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनएफएस, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, है ना, इनवॉइसिंग। सबसे पहले नेफ्ट देखो। नेफ्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक के तरीके से हम एक बैंक से दूसरे बैंक में अपनी धनराशि स्थानांतरित करने की विधि को हम नेफ्ट बोलते हैं। आरटीजीएस क्या होता है कि इसमें लेन देन के लिए वास्तविक समय अंतराल में धनराशि हस्तांतरण की सुविधा प्राप्त की जाती है। आईएमपीएस में क्या होता है, मोबाइल, इंटरनेट और एटीएम के माध्यम से तत्काल धन हस्तांतरण की सेवा दी जाती है। चेक क्या होता है कि एक बैंकिंग दस्तावेज जिसके माध्यम से जो बैंक खाता धारक बैंक होते हैं उसको निश्चित राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है। अब पढ़ते हैं हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। देखिए, डेबिट कार्ड में क्या होता है कि अपने बैंक खाते से सीधे वित्तीय लेन देन के लिए अनुमति देने वाला कार्ड डेबिट कार्ड कहलाता है। और जिसमें कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये सामान खरीदने के लिए ऋण प्रदान करता है जिसके बाद में भुगतान करना आपको पड़ता है। एनएफएस क्या होता है कि भारत में विभिन्न बैंकों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन की सुविधा आपका एनएफएस कहलाता है। एटीएम क्या है,
एक ऐसी स्वचालित मशीन है जिसको आप होल्ड कर सकते हो, जिसको आप चला सकते हो, जिसमें आप निकासी, जमा, अन्य बैंकिंग सेवाएं यहाँ पर प्रदान की जाती हैं। मोबाइल बैंकिंग क्या होता है? स्मार्टफोन के माध्यम से आप बैंकिंग सेवा का यूज़ कर सकते हैं। इनवॉइसिंग क्या होती है? जिसमें व्यापारी लेन देन में खुदरा और थोक उद्यमियों के बीच में लेन देन की जानकारी को स्पष्ट कर सकता है और सुरक्षित रूप से अपने प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को भी इनवॉइसिंग के अंदर रखा जा सकता है। ऋण संबंधी शब्दावली क्या होती है? देखिए, ऋण से जितने लोन होते हैं वो आपके ऋण संबंधी शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। गृह ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण, व्यापार ऋण, व्यक्तिगत ऋण, कृषि ऋण, ऋण सुविधा। इसमें क्या है? गृह ऋण मकान या अपार्टमेंट खरीदने के लिए लिया गया ऋण, वाहन खरीदने के लिए, शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, व्यापार ऋण अपना व्यापार नया शुरू करने के लिए, व्यक्तिगत ऋण क्या होता है? व्यक्ति द्वारा आवश्यकताओं के लिए लिया जाने वाला सुरक्षित ऋण, कृषि ऋण किसानों को कृषि क्षेत्र में उनकी आवश्यकताओं के लिए दिए जाने वाले ऋण, और लोन फैसिलिटी क्या होती है? एक विशेष समयावधि में ऋण की उपलब्धता और शर्तें जो है वो ऋण सुविधा के अंतर्गत आती है। कारपोरेट ऋण क्या होता है? बड़ी कंपनियों द्वारा व्यापार के लिए लिया जाने वाला ऋण, स्वरोजगार ऋण अपना कोई भी आप काम शुरू करना चाहते हैं उसके लिए लिया जाने वाला ऋण, और हेल्थ लोन क्या होता है? अपनी चिकित्सा सेवाओं के लिए लिया जाने वाला ऋण स्वास्थ्य ऋण कहलाता है। ये आपका हो गया क्या? ऋण संबंधी शब्दावली। ठीक है, अब आता है बैंकिंग संचालन शब्दावली। इसमें क्या होता है? केवाईसी, सीआरएस, एटीएम, डिजिटल बैंकिंग। तो केवाईसी क्या होता है कि ग्राहक अपनी पहचान और पते का सत्यापन करने की प्रक्रिया केवाईसी के अंदर होती है। सीआरएस क्या होता है? बैंक और ग्राहक के बीच संबंधों का सारा सीआरएस कहलाता है, जिसे हम कस्टमर रिलेशनशिप समरी बोलते हैं। एटीएम क्या होता है? ऐसी स्वचालित मशीन जो आप अपने किसी भी पैसे को जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग क्या होती है? इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस के माध्यम से किया जाने वाले लेन देन। इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है? ऑनलाइन कोई काम हम बैंक से कर रहे हैं, है ना, वो इंटरनेट बैंकिंग हो गई। मोबाइल फ़ोन के थ्रू, स्मार्टफोन के थ्रू कर रहे हैं। बैंक चार्जेस क्या होते हैं? विभिन्न बैंक सेवाओं के लिए लागू किया जाने वाला शुल्क जो होता है बैंक शुल्क कहलाता है। बैंक स्टेटमेंट क्या होता है कि खाते के लेन देन का विवरण और सारांश हमारा बैंक स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है। पैसा भेजने की सुविधा सेवा, अगर हम कहीं दूसरी जगह अपना पैसा भेज रहे हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि हस्तांतरित करने की सेवा आपकी पैसा भेजने की सेवा कहलाती है। ठीक है, ऐसे आता है आपका ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ACH। ये क्या है कि स्वचालित रूप से लेन देन को सुलझाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस कहलाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी बैंकिंग क्षेत्र है जहाँ पर आप हिंदी का प्रयोग करके सामने वाले को आप अच्छे से उन्हें समझा सकते हो, क्योंकि उनका समझना बहुत ज़रूरी होता है। बैंकिंग सेवाओं के इन पहलुओं को समझना न केवल वित्तीय लेन देन में सहायक होता है बल्कि हमें आर्थिक और स्वावलंबन की ओर भी अग्रसर करता है। अब आता है आपका कार्यालयों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली। इसमें क्या होता है? कार्यालयों में प्रचलित यानी कि जो कार्यालयीन परिवेश होते हैं उसमें हिंदी की परिभाषित शब्दावली का महत्वपूर्ण स्थान है। ये शब्दावली आपकी सुगमता के साथ संबंधित होती है। इसमें क्या होता है कि कार्यालय के संचार, प्रबंधन और पेशेवरता को सुनिश्चित करने में आधार प्रदान करती है, जिससे संगठन की गतिविधियों में सुधार होता है। हम कार्यालयों में प्रचलित हिंदी की परिभाषित शब्दावली के विभिन्न पहलुओं का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसे आता है कि कार्यालयों में प्रचलित शब्दावली का महत्व। इसमें क्या होता है कि इसमें एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है जो कि व्यावसायिक समझौतों और अंतर संगठित संवादों को सुगमता से संचालित करने में सहायक होती है। इसके माध्यम से कर्मचारी एक व्यावसायिक भाषा में सहजता से संवाद कर सकते हैं और समझौतों को सही रूप से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरी ये शब्दावली कार्यालय में अच्छे विचारों, विचार विमर्शों में सहयोग करती है। इसका प्रयोग करके कर्मचारी नेतृत्व विचारों को स्पष्टता से व्यक्त कर सकते हैं। तीसरा, परिभाषित शब्दावली का प्रयोग व्यावसायिक संबंधी होता है। ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि विभिन्न पक्षों के भी समझौते स्पष्ट और संबंधित और सुरक्षित हैं। चौथा, पारिभाषिक शब्दावली ये संगठनात्मक मुद्दों को सुधारने में मदद करती है। शब्दावली का प्रयोग करके हम सहयोग, विश्वास और समर्थन की भावना बढ़ती है, जिससे कर्मचारी एक दूसरे से बेहतर संबंध बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आज आ गई आपकी कार्यालयों में प्रचलित परिभाषित शब्दावली का महत्व। अब हम पढ़ते हैं प्रशासनिक शब्दावली। इसमें क्या होता है कि प्रशासनिक शब्दावली यानी कि कार्यालयों में प्रचलित जो होती है, ठीक है, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्यालय प्रमुख। इसमें क्या है कि किसी संगठन या विभाग के प्रमुख को कार्यालय प्रमुख कहा जाता है। कोई भी संगठन हो, किसी भी क्षेत्र का हो,
इसमें संगठन की समग्र गतिविधियों की निगरानी करते हैं और निर्णय भी लेते हैं हम। ऑर्डर क्या होता है? आदेश, एक आधिकारिक निर्देश या आज्ञा जो किसी कार्य को करने न करने की आज्ञा दी जाती है। सर्कुलर यानी कि परिपत्र, इसमें क्या होता है? सूचना या निर्देश प्रसारित करने के लिए जारी एक आधिकारिक पत्र होता है। प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट, किसी भी कार्य परियोजना अध्ययन के परिणामों का लिखित विवरण दिया जाता है। संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है? दो या दो से अधिक पक्षों के बीच किसी कार्य को करने ना करने के संबंध में लिखा गया एक समझौता, जो कि हमारा रिटर्न होता है। प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, ये क्या है? इस विभाग को चलाने के लिए निर्देशन की जिम्मेदारी प्रबंधन के ऊपर होती है। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, इसमें आदेशों को पालन करना और कार्रवाई करने की भावना डिसिप्लिन के अंदर आती है। सपोर्ट, किसी कार्य परियोजना को सहायता या समर्थन प्रदान करना आपका समर्थन के अंदर होता है। अनुभवी, जो किसी क्षेत्र में बहुत अधिक जानकारी और कौशल रखता है। सहयोग, दूसरों के साथ मिलकर काम करना आपका कॉपरेशन के अंदर आता है। आता है आपका प्रशिक्षण संबंधी शब्दावली, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्टर, स्टैंडर्ड, लर्नर, डेवलपमेंट, है ना, पाठचर्या, उत्कृष्टता, अनुसंधान, ये सब हमारी प्रशिक्षण संबंधी शब्दावली के अंदर आते हैं। प्रशिक्षण माने क्या होता है? किसी कार्य को कौशल या सीखने के लिए दी जाने वाली जानकारी। निर्देशक शिक्षक क्या होता है? कि एक व्यक्ति जो किसी को सिखाने का कार्य करता है वो निर्देशक शिक्षक के अंतर्गत आता है। मानक क्या होता है? कि किसी भी स्तर या माप का सेट जिसे प्रशिक्षण में मापक स्वरूप के रूप में प्रयोग किया जाता है वो हमारा मानक के अंदर होता है। शिक्षार्थी माने लर्नर, ये क्या होता है? कि वह व्यक्ति जो किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेकर नए ज्ञान और कौशलों को सीख रहा है। विकास क्या हुआ? कि किसी भी संगठन की क्षमताओं और कौशलों में सुधार लेने के लिए प्रशिक्षण की प्रक्रिया हमारी विकास या डेवलपमेंट के अंदर आती है। ठीक है। मान्यता क्या होती है? कि कोई भी संगठन हो, मान लो आप, या किसी भी क्षेत्र में योग्यता और मानकों के आधार पर जो मान्यता प्रदान की जाती है, मान्यता दी जाती है, वो सब हमारी स्वीकृति के अंदर आती है। पाठचर्या क्या होती है? कि हमने किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्माण किया और उसको सिखाने के लिए हम छात्रों को कोई भी एक पर्टिकुलर कोई भी मैप दे रहे हैं, उन्हें कुछ चीज़ डिज़ाइन करा रहे हैं, वो हमारी पाठचर्या के अंदर आ रही है ना। अनुसंधान क्या है? कि नए ज्ञान, विचार और तकनीकी उन्नति को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रक्रिया की जाती है वो हमारा अनुसंधान के अंदर आता है। तकनीकी शब्दावली क्या होती है? तकनीकी शब्दावली उन शब्दों का समूह होता है जिसमें हमारे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग जैसे शब्द शामिल होते हैं। ठीक है। इसके कुछ उदाहरण हैं बायोमेट्रिक, IoT। बायोमेट्रिक क्या होती है? कि ऐसी प्रौद्योगिकी जिसमें व्यक्ति की शारीरिक या फिर संवैधानिक विशेषताएं, जैसे उंगली की छाप है, मुंह की छवि है, या फिर रेटिना का स्कैन किया जाता है, वो हमारी बायोमेट्रिक कहलाती है। IoT क्या होता है? एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विभिन्न उपकरण एक साथ जुड़े हुए नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से जो संवाद कर सकते हैं, उसे हम IoT के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न होने वाली धनराशि है जिसका जो क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके सुरक्षित होती है और केंद्रीय संगठन द्वारा नियंत्रित नहीं है। आपका एग्जाम्पल है बिटकॉइन। रोबोटिक क्या होती है? एक ऐसी मशीन जो आत्मनिर्भरता के साथ कार्रवाई कर सकता है, जिसे असाधारण तकनीकी उपकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जैसे बिटकॉइन। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? कि मानव बुद्धिमत्ता को नकल करने के लिए डिज़ाइन किए जाने वाला सिस्टम और प्रोसेसेस आपकी क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? एक ऐसी प्रणाली है जो मानव मस्तिष्क के तंत्रिका विकास को नकल करने का प्रयास करती है। इसका उपयोग मशीन लर्निंग में किया जाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है? इस तकनीक का उपयोग क्वांटम बिट्स का उपयोग करके कंप्यूटेशन कार्य को संपन्न कराने के लिए किया जाता है। ब्लॉकचेन क्या होती है? एक सुरक्षित ट्रांजैक्शन कोडेड और निर्दिष्ट तरीके से डेटा को स्टोर करने की टेक्निक होती है, जिसमें ब्लॉक कहलाने वाली संरचना में नए डेटा ब्लॉक्स को जोड़ा जाता है। वायरल वीडियो क्या है? कि कोई भी ऑनलाइन वीडियो जो है जो तेज़ी से इंटरनेट पर वायरल हुई, वो हमारी वायरल वीडियो कहलाती है। AR क्या होता है? एक ऐसी टेक्निक है जिसमें वास्तविक दुनिया को डिजिटल वस्तुओं की जानकारी से युक्त किया जाता है। जो उपयोग करता है वो सुधारित अनुभव को प्रदान करता है, जिसे हम AR के अंतर्गत रखते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट प्रशासनिक संचार शब्दावली। ये क्या होता है? इसके अंतर्गत क्या होता है आपका? कि प्रबंधन क्षेत्र की अद्भुतता को संवैधानिक रूप से व्यक्त कराना,
ये हमारी प्रशासनिक संचार शब्दावली के अंतर्गत आता है। इसमें संचार का अर्थ माने क्या होता है? संचार का अर्थ होता है किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करना, समझाना, सुनना। ठीक है, ये हमारा आता है संचार का मतलब। अब इसमें क्या है, प्रशासनिक संचार शब्दावली में कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं कि पहला है आपका मान लीजिए संचार यानी कि कम्युनिकेशन। ये क्या है कि कोई भी जानकारी एक स्थान से कहाँ दूसरे स्थान तक पहुँचाई गई, ये हमारी हो गई कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या कहलाती है कि किसी भी विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में जानकारी को स्पष्ट रूप से समझाने और साझा करने की प्रक्रिया जो है वो हमारी तकनीकी संचार कहलाती है। समाचार पत्रिका पत्र क्या होता है कि किसी भी संस्थान की सभी नवीनतम जानकारी जो कर्मचारियों तक पहुंचाई गई वो हमारी समाचार पत्रिका पत्र हुआ, यानी कि न्यूज़लेटर। विकास कार्यक्रम क्या हुआ कि कर्मचारियों को नए कौशल सिखाए गए, नौकरी से संबंधित जानकारी दी गई, है ना। टीम बिल्डिंग कि किसी भी कर्मचारी के बीच समर्थन और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए टीम बिल्डिंग का यूज़ किया जाता है। ट्रेनिंग सेशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी को नौकरी दी है या कोई भी नया हमने काम शुरू किया है तो वहाँ पर ज्ञान को स्थायी करने के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं। सेमिनार क्या होता है कि विशिष्ट विषय पर विशेषज्ञों को बुलाकर हमने एक सेमिनार आयोजित किया। संवाद यानी कि डायलॉग क्या होता है कि किसी भी कर्मचारी के भी संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए हमने कोई कार्यक्रम रखा तो वो हमारा संवाद कहलाया। ठीक है। सृजनात्मक सोच क्या है कि कोई भी हम तकनीकी नई करने की सोच रहे हैं तो उसे प्रोत्साहित करने के लिए सृजनात्मक सोच कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जाता है, तो वो हमारा क्रिएटिव थिंकिंग कही जाती है। समस्या समाधान क्या हुआ? समस्या समाधान हुआ आपका कि कर्मचारियों को समस्याओं के सही और ज्ञानवर्धक तरीके से समाधान करने के लिए तैयार करने के लिए जो समस्या समाधान सन कहलाया गया उसे हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग बोल दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट आ रहा है कि कार्यक्रमों के आयोजक संबंधी शब्दावली। इसमें क्या है, अब हमने नए नए आयोजक कराए। आयोजन का मतलब पता है आपको? आयोजन का मतलब होता है कि किसी भी उद्देश्य के लिए किए जाने वाले जो कार्यक्रम हैं वो हमारे आयोजन कहलाते हैं। जैसे कि सेमिनार है आपका, प्रदर्शनी है, कोई भी एग्जीबिशन मीन्स समारोह, उद्घाटन समारोह, ये सारे हमारे किस में आते हैं? सेमिनार में आते हैं। एग्जाम्पल आपका आयोजन यानी इवेंट, सेलिब्रेशन, फेस्टिवल, संगोष्ठी सम्मेलन, वर्कशॉप, प्रदर्शनी, स्थायी, उद्घाटन समारोह, चर्चा, ये सारे हमारे किस में आते हैं? किसी भी आयोजन में आते हैं। आयोजन का मतलब तो समझ में आ गया ना आपको कि एक विशेष उद्देश्य के लिए किए जाने वाला कोई भी कार्यक्रम। समारोह कि हमने किसी खुशी में किसी विशेष अवसर पर या महत्वपूर्ण घटनाओं को उत्सव के रूप में कोई प्रयोग किया जाने वाला कार्यक्रम समारोह कहलाता है। महोत्सव क्या हुआ कि किसी भी फेस्टिवल को हम, जैसे गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है ना, ये एक सार्वजनिक हम अगर कार्यक्रम कर रहे हैं तो वो एक महोत्सव हो गया। इस तरीके से आपको ये सारा कुछ एक एक लाइन में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका मीडिया संबंधी शब्दावली। इसमें क्या है? मीडिया का मतलब होता है जो समाचार, जानकारी, विचार, मनोरंजन को व्यक्त करने के लिए, पहुंचाने के लिए जो उपयोग किए जाते हैं। और इसमें किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? आपका टीवी, पत्रकारिता, ऑनलाइन मीडिया, ये सब हमारा ब्रॉडकास्टिंग, सब चीज़ किस में आती है? आपकी मीडिया संबंधी शब्दावली में आती है। इसके एग्जाम्पल हम किस तरीके से पढ़ेंगे? हम समाचार के थ्रू, टीवी चैनल के थ्रू, है ना, पत्रकारिता, ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया, प्रस्तुति, प्रचार प्रसार, मीडिया प्रसारण, पत्रिका, इस तरीके से। समाचार का मतलब कि नवीनतम जो भी आजकल घटनाएं चल रही हैं, है ना, जानकारी का स्रोत, जिसे मीडिया विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत करता है। टीवी में विशेष तरीके की चर्चा, समाचार, मनोरंजन, ये सब टीवी चैनल के थ्रू दिखाए जाते हैं। पत्रकारिता क्या हुआ कि कोई न्याय, सार्वजनिक हित की रक्षा करने के लिए कोई चीज़, समाचार प्रदान करने की कला और विज्ञान प्रस्तुत की गई, ये हमारा पत्रकारिता के अंदर आता है। प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन क्या होता है? समाचार या जानकारी के लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला रूप आपका प्रेजेंटेशन कहलाता है। प्रचार प्रसार यानी एडवर्टाइजिंग, उत्पाद, सेवाएं, विचारों की जनता तक पहुंचाने के लिए जो विज्ञापन यूज़ किए जाते हैं वो आपके प्रचार प्रसार के अंतर्गत आते हैं। पत्रिका क्या हुई कि समय समय पर जो प्रकाशित होने वाला मीडिया जो है वो विभिन्न विषयों पर लेख, छवियाँ और आलेखिका जो प्रदान करता है वो हमारा मैगजीन में रखा जाता है। उसके बाद आता है आपका मानव संबंधी शब्दावली। मानव संबंधी संसाधन क्या हुए कि ये एक ऐसा संसाधन है जो कर्मचारियों के बीच संवाद को सुरक्षित करने का जो कार्य करता है, जिसमें कर्मचारी अपनी नियुक्ति, प्रोन्नति, वेतन और प्रदर्शन मूल्यांकन जैसे शब्द शामिल होते हैं, है ना। इसके उदाहरण क्या हुआ कि आपका नौकरी विवरण, भर्ती, कर्मचारी मुआवजा,
है ना। अनुशासन, प्रोफेशनल विकास, समृद्धि, समर्पण, प्रेरणा, ये सब हमारे मानव संबंधी शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। नौकरी विवरण माने कि कोई भी संस्था हो जो कर्मचारियों की जिम्मेदारी, योग्यताओं और कार्य क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने वाला दस्तावेज कहलाता है। भर्ती का मतलब नए कर्मचारियों को संगठन लाने की प्रक्रिया, जिसमें उनका चयन किया गया, साक्षात्कार कराया गया और प्रवेश की प्रक्रियाएं शामिल की जाती हैं, वो भर्ती के अंदर आती हैं, यानी कि रिक्रूटमेंट। उसके बाद आपकी कर्मचारी मुआवजा, कि जो हम नौकरियों के लिए वित्तीय मुआवजे और लाभों को संबंधित कराते हैं जो एक कर्मचारियों को मिलते हैं, वो हमारे कर्मचारी मुआवजा कहलाता है। अनुशासन, कि किसी भी संगठन में नियम लगा दिए गए और नियमानुसार आचरण को लागू करा गया, वो हमारा अनुशासन कहलाता है। समृद्धि, संगठन और कर्मचारियों की सफलता, उनकी सफलता के संगठन के विकास का, ये सब हमारा समृद्धि के अंदर आता है। प्रेरणा क्या होता है, यानी कि मोटिवेशन, कि किसी भी उत्साही सशक्त और उत्कृष्टता की प्राप्ति के लिए जो कर्मचारी को प्रेरित करने की क्षमता कहलाती है, वो हमारी मोटिवेशन कहलाती है। उसके बाद आता है आपका वित्तीय शब्दावली। वित्तीय शब्दावली क्या होता है कि जिसमें शब्दावली जो बजट, लेखा जोखा, वित्तीय वर्ष और ऑडिट जैसे शब्दों को शामिल करते हैं, जो संगठन की आर्थिक स्थिति को निर्देशन कराने के लिए मदद करते हैं, वो हमारे वित्तीय शब्दावली के अंतर्गत आते हैं, है ना। इसके उदाहरण क्या है, आपका बजट है, अकाउंट है, फाइनेंशियल ईयर, ऑडिट, लोन, इन्वेस्टमेंट, रिजर्व, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, वित्तीय शब्दावली के अंदर आते हैं। बजट क्या होता है कि बजट संगठन या व्यक्ति की आर्थिक योजना होती है जो आय और व्यय को निर्धारित करती है। अकाउंट क्या हुआ कि किसी भी लेखा जोखा एक संगठन व्यक्ति के सभी वित्तीय लेन देन की सुरक्षित रूप से हमने उसको रखा और उसको दर्ज कराने की प्रक्रिया कराई, वो हमारा लेखा जोखा कहलाता है। वित्तीय वर्ष क्या हुआ कि इसमें 1 साल की अवधि होती है जिसमें हम सारे रिकॉर्ड को एक साथ रखते हैं और उनका मूल्यांकन कराते हैं, वो हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। ऑडिट क्या होता है, ऑडिट एक ऐसी जांच होती है जो संगठन के वित्तीय रिकॉर्ड्स की सत्यता और सहीपन को जांच कराने के लिए की जाती है, वो ऑडिट के अंदर होती है। ऋण क्या होता है, ऋण एक ऐसी धनराशि होती है जो किसी व्यक्ति द्वारा उधार तो ली जाती है लेकिन उसे समय के साथ वापस करना होता है, वो भी ब्याज के साथ। निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि इंसान किसी भी काम को कराने के लिए क्या करता है, अपने धन को निवेश करता है जिससे उसकी आय बढ़े और धन की वृद्धि हो, जैसे कि शेयर बाजार, आभूषण या फिर अन्य निवेश विकल्प। रिज़र्व क्या होता है, रिज़र्व वो धनराशि होती है जो अपनी बचा कर रखी जाती है और अपने उपयोग भविष्य में धन की कमी को पूरा करने के लिए जो बचाकर बैंकों में भी रखी जाती है, वो भी हमारी रिज़र्व के अंतर्गत आती है। ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट है शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट वो राशि होती है जो व्यक्ति को प्राप्त होती है जब उसकी कुल आय से उसके कुल व्यय को घटाकर जो राशि बचती है, वो हमारा नेट प्रॉफिट के अंतर्गत आती है। इसमें सभी आय और व्यय का समाहित योगदान होता है। तो इस प्रकार कार्यालयों में प्रचलित हिंदी की शब्दावली के बीच सहज संवाद सुनिश्चित करने में आपको मदद करती है, जिससे संगठन की गतिविधियाँ सही दिशा में हो सकती हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। सो थैंक यू।